हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम इस रासायनिक बलगतिकी को कंटिन्यू आगे लेके चलते हैं। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसका औसत वेग कैसे लिखते हैं और उनका अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं। ओके, इस तरीके से निकाला जाता है। कुछ प्रश्नों को हमने हल करके भी देखा। ओके, तो आज उसे इसमें देखेंगे ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक दर। ओके, तो जैसे अभिकारक या क्रियाफल में परिवर्तन और इसके लिए लगने वाले समय को हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक, यदि अभिकारकों या क्रियाफलों के सांद्रताओं में होने वाला अति अल्प समय में परिवर्तन हो तो उसे हम ताक्षणिक वेग कहेंगे। ठीक है, यदि अभिकारक या क्रियाफलों के सांद्रता में होने वाला अति अल्प समय परिवर्तन को ताक्षणिक वेग कहेंगे, है ना। मतलब इनकी अभिकारकों की सांद्रता अभिकारकों और क्रियाफलों की सांद्रता में बहुत कम समय में जो होने वाला परिवर्तन है उसे को क्या कहेंगे, ताक्षणिक वेग कहेंगे। चलिए, ठीक, हेडिंग लगाइए भाई, ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग, ठीक, लिखते हैं। चलिए इसकी परिभाषा को या किस तरीके से, यदि अभिकारकों या क्रियाफलों के सांद्रता में होने वाला, यदि अभिकारकों या क्रियाकारकों के, यदि अभिकारकों या क्रियाकारकों के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन इनके सांद्रताओं में, अभिकारक और क्रियाकारकों के दोनों के सांद्रताओं में जो परिवर्तन होने वाला हो वह अति अल्प समय, है ना, सांद्रताओं में होने वाला अति अल्प समय परिवर्तन ताक्षणिक वेग कहलाता है। वेग कहलाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, अति अल्प समय के लिए इनकी सांद्रताओं में परिवर्तन जो होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है भाई, यदि अपन मान लेते हैं कि अल्प समय अंतराल को हम डेल्टा टी से और सांद्रता में अति अल्प परिवर्तन को डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करें, यदि हम क्या करें, अल्प समय अंतराल को, क्योंकि अल्प समय में होने वाला परिवर्तन है, अल्प समय अंतराल को हम dt, अल्प समय अंतराल को हम किससे प्रदर्शित करें, dt में तथा इसके सांद्रता को, है ना, जो सांद्रता में परिवर्तन अति अल्प परिवर्तन जो होता है उसे, तथा इसके सांद्रता में अति अल्प परिवर्तन को डेल एक्स से प्रदर्शित करने पर, ठीक है भाई, वो
वो जो समय अंतराल है, अल्प समय अंतराल, वो डेल टी है, तथा सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, अति अल्प परिवर्तन, वो है डेल एक्स। तो इसके अनुसार ताक्षणिक वेग बराबर होगा ताक्षणिक वेग बराबर होगा डेल एक्स अपॉन डेल टी, है ना, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है भाई। ताक्षणिक वेग को अगर हम दोनों के लिए देखें, पहले अभिकारक के लिए फिर उत्पाद के लिए, अभिकारक फिर उत्पाद के लिए, तो अभिकारक के लिए जो ताक्षणिक होगा, अताक्षणिक वेग होगा, वह ऋणात्मक होगा, यानी कि डेल एक्स अपॉन डेल टी। और उत्पाद के लिए ये जो ताक्षणिक वेग होगा डेल एक्स अपॉन डेल टी, यह जो होगा धनात्मक होगा, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, ओके। चलिए इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, या ताक्षणिक वेग लिखते हैं किसी एक समीकरण को। जैसे अगर नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड को लेते हैं, यह टूटता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ठीक भाई, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। तो इसके लिए हम ताक्षणिक वेग निकालें। ताक्षणिक वेग, इसके लिए कैसे सूत्र होगा? तो ताक्षणिक वेग के लिए हम क्या दिखाते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक, तो जहां पे एक्स जो भी अभिकारक या उत्पाद होंगे उसकी सांद्रता है। ओके, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि अभिकारक है तो इसके सामने क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, इसके सामने माइनस लगेगा क्योंकि ये क्या है, अभिकारक। ठीक, साथ में ये क्या है भाई, उसका रस समीकरण मिति गुणक, यानी कि उसका क्या होगा, भाग देंगे उसे। ठीक है भाई। फिर ये डेल वैसी रहेगा, एक्स की जगह पर N2O2, है ना, क्योंकि ये उसकी सांद्रता है। ठीक है, N2O2, और नीचे में क्या आ जाएगा, dt। ठीक, ओके। अब इसके बराबर नेक्स्ट क्या है, ये उत्पाद है, उत्पाद बढ़ता है तो उस पर हमको प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, प्लस नहीं भी दिखाएंगे तो अपने आप उसमें प्लस जो है माना जाता है। ठीक, फिर पाया जाता है प्लस, प्लस को दिखाएं या ना दिखाएं वो पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो NO2 की सांद्रता बटे डेल टी। ओके, फिर यहाँ पे बराबर ऑक्सीजन के लिए लें, तो ऑक्सीजन का के पास रस समीकरण में टी गुणांक कुछ भी नहीं है, तो इसको दिखा सकते हैं ऑक्सीजन की सांद्रता बटे डेल टी। ठीक, तो ये जो रहा इस समीकरण के लिए, ये हमारे पास जो आ गया है, ये इस समीकरण के लिए ताक्षणिक वेग है, जो कि किसी अल्प समय अंतराल के में अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रताओं में परिवर्तन। ठीक है, ताक्षणिक वेग यदि अभिकारकों या क्रियाकारकों के सांद्रता में होने वाला अति अल्प समय परिवर्तन क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, जहां पे अल्प समय अंतराल को डेल टी और वहीं पे सांद्रता में अति अल्प परिवर्तन क्या है, डेल एक्स है। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है आप इसको लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लीजिए। हो गया, हो गया भाई। ठीक,
चलिए, तो ये था ताक्षणिक वेग। एक आध और उदाहरण देख लेते हैं। थ्योरी के बाद उसके उदाहरणों को अगर करें तो समझने में आसानी हो जाती है। ठीक, एक उदाहरण और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे दूसरा देखें। ठीक, उदाहरण नंबर 2, ताक्षणिक वेग के लिए हमारे पास एक समीकरण है जिसमें NO क्रिया करता है ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है और ये बनाता है 2NO Br। ठीक, इस समीकरण के लिए हमें, इस अभिक्रिया के लिए जो हमें ताक्षणिक वेग समीकरण निकालना है। ताक्षणिक वेग की गणना करनी, ठीक, वही तरीका है। समय अंतराल को हम क्या अति अल्प समय अंतराल को किससे दर्शाते हैं? अति अल्प समयांतराल, ये है डेल टी, और अति अल्प सांद्रता परिवर्तन डेल एक्स। ठीक, ओके, जहां पे एक्स अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, चलिए लिखें फिर। ठीक, तो यहां से शुरू करेंगे। तो क्योंकि ये अभिकारक की सांद्रता है इसलिए माइनस, रस समीकरण मिति गुणांक है तो भाग देंगे, फिर क्या आएगा? डेल एक्स, डेल, है ना, ऐसे डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो डेल एक्स एनओ की सांद्रता अपॉन डेल टी, डेल एक्स एनओ की सांद्रता अपॉन डेल टी, है ना, ताक्षणिक वेग बराबर। फिर इसी के बराबर ब्रोमीन, ब्रोमीन भी अभिकारक है तो इसकी सांद्रता भी घटेगी इसलिए माइनस, इसके सामने कोई भी रस समीकरण गुणांक नहीं है इसलिए अपन क्या लिखेंगे? डेल बी आर की सांद्रता अपॉन डेल टी। क्लियर है? ओके, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दोनों ओर चलने वाली अभिक्रिया। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट अब देखिए क्या बनता है? NOBr। ठीक है, NOBr क्योंकि अभिकारक है तो सामने प्लस है तो उसको दिखाओ या ना दिखाओ, समझना चाहिए कि आपको प्लस सामने उपस्थित है। रस समीकरण मिति गुणांक है इसलिए कितने का भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। फिर यहाँ पे dx, इस x के बराबर कितना है? NOBr, तो NOBr की सांद्रता बटे डेल टी। तो ये रहा इस समीकरण के लिए ताक्षणिक वेग, है ना, ये सभी ताक्षणिक वेग। तो आशा करते हैं कि आप इस तरीके से ताक्षणिक वेग भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक है भाई। ये था ताक्षणिक वेग। अब देखते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया की दर क्या है? अभिकारक का क्रियाफल में परिवर्तन और इसके लिए लगने वाले समय को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं, है ना, अभिक्रिया की दर।
हमने इस पे चर्चा किया है पहले भी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उन वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे अभी बात करेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक ये कौन कौन से हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसको दो भाग में बांट लेते हैं। ठीक, चलिए भाई, सबसे पहला अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति, अगर अभिकारक की प्रकृति पर टोटली डिफरेंट है इसकी प्रभावित करने वाला कारक, तो अगर किसी अभिकारक की प्रकृति आयनिक प्रकृति में हो कोई अभिकारक, तो अन्य की तुलना में उनकी क्रियाशीलता अधिक होती। चलिए समझते हैं। पहला है क्या, आयनिक प्रकृति, तो अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति। अगर आयनिक प्रकृति के अभिकारक अन्य से अधिक क्रियाशील होते हैं, आयनिक प्रकृति के अभिकारक अन्य से अधिक क्रियाशील होते हैं, अन्य से अधिक क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। ठीक है, अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले आयनिक प्रकृति के जो अभिकारक होते हैं वो दूसरे की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं आयनिक प्रकृति वाले, यानी कि उनमें आयनिक बंध वाले, जैसे NaCl। NaCl की बात करें तो इसके पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनके बीच में आयनिक बंध है। वैसी AgNO3, यहां पे देखें तो Ag प्लस और NO3 माइनस, है ना, इस तरीके से है। ये सभी कैसे हैं, इनमें आयनिक बंध है। आयनिक बंध है तो इस यौगिक में कौन सी प्रॉपर्टी है, आयनिक प्रॉपर्टी। तो आयनिक प्रकृति जिनकी होती है ना, वो अधिक क्रियाशील होते हैं। ओके, तो ये आपस में जस्ट फटाफट रिएक्शन कर लेंगे और ये बना लेंगे NaNO3 और AgCl, इस तरीके से। तो यहां पर ये बनने की जो दर है अभिक्रिया दर, वो क्या होगी, अधिक होगी। अभिक्रिया की दर या वेग क्या होगी भाई, यहाँ पे अधिक होगी, है ना। अभिक्रिया की वेग क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। किनकी, जिनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, आयनिक प्रकृति वाले होते हैं, वो उनकी अभिक्रिया की वेग जो होगी वो क्या होंगे, अधिक होंगे, तेजी से जो है ये क्रिया करें। ठीक है भाई, ओके, ठीक। नेक्स्ट है, अगर अभिकारकों के अणुओं के मध्य में जो बंध है उनकी संख्या अधिक हो तो उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात यहां पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अभिकारकों के अणुओं
अभिकारकों अणुओं के मध्य यदि जो अभिकारक हैं उनके अणुओं के मध्य में अगर बंध अधिक होते हैं, है ना, अधिक बंध होते हैं, मध्य यदि अधिक बंध होते हैं तो उनकी ऊर्जा अधिक होती है, उनकी ऊर्जा अधिक होती है। बंध अधिक होने से उनकी ऊर्जा अधिक होती है और उन बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और अभिक्रिया का जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे N2 प्लस H2, N2 की बात करें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इन दोनों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको तोड़ने, है ना। तो ये NH3, इसको देखा जाए तो ये ऐसे बंधा हुआ है ना, इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग कैसा होगा, कम हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे अभिक्रिया का वेग कम होगा। अतः जिन यौगिकों की प्रकृति आयनिक होती है उनकी जो है अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। ठीक है जी, है ना। चलिए लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, ठीक। तो इस तरीके से अभिकारक की प्रकृति पे निर्भर करता है। यहाँ आयनिक बंध है तो इसको ये समझ सकते हैं, यह सहसंयोजक बंध है, ऐसा समझ सकते हैं, सहसंयोजक बंध। जिनमें सहसंयोजक बंध है वहां पे क्या होगा, अभिक्रिया का वेग धीमा होगा। ठीक, ओके, चलिए। अगला अभिकारक की प्रकृति के बाद दूसरा है विकिरणों का प्रभाव। जो रिएक्शन होता है उसमें विकिरणों का प्रभाव कैसा है, विकिरणों का प्रभाव या विकिरणों का प्रभाव कि कैसा प्रभाव है। ठीक, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश की अनुपस्थिति में बिल्कुल भी नहीं होती, जबकि इन्हीं अभिक्रियाओं को प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाए तो वह तीव्र गति से होने लगते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl का बनना अंधकार में अगर कराया जाए, लाइट की अनुपस्थिति में कराया जाए, विकिरणों की अनुपस्थिति में कराया जाए तो यह अभिक्रिया इतना धीमा है कि उसको कंप्लीट होने में कई सालों का समय लग सकता है, जबकि उसको सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर, यानी कि विकिरणों की उपस्थिति में कराने पर वह रिएक्शन बहुत तेजी से होता है। चलिए उस रिएक्शन को देखते हैं। विकिरणों के प्रभाव जैसे H2 और Cl2, ये अंधेरे में होने में इसको बहुत समय लगता है। अगर जब इसको सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक, तो ये जो है श्रृंखला अभिक्रिया देता है और तुरंत जो है HCl का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरीके से विकिरणों की मात्रा जितनी ज्यादा होती है अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक है। ठीक है भाई, विकिरण की मात्रा जितनी अधिक
विकिरण जितने अधिक होंगे अभिक्रिया का वेग जो है उतना ही अधिक होगा। ठीक है, विकिरण जितने ज्यादा होंगे अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड, तापमान का प्रभाव। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है, क्योंकि जो अणुएं हैं उनकी गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। और एक ताप ऐसा है जिसे हम तापमान गुणांक कहते हैं। तापमान गुणांक में 10 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो सामान्यतः ताप बढ़ाते हैं, तापमान का प्रभाव, तापमान का प्रभाव। सामान्यतः जैसी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस अभिक्रिया का वेग भी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इसका कारण क्यों बढ़ती है, इसका कारण क्या है? अणुओं की गतिज ऊर्जाएं बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जाएं, गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती है। ठीक है भाई, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक, तापमान गुणांक, तापमान गुणांक, तापमान गुणांक में क्या होता है, 10 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर जो ताप है ना, वो 2 गुना बढ़ जा, सॉरी, अभिक्रिया जो है वो 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक, जिस ताप पर वो 10 सेंटीग्रेड ताप, 10 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का 2 गुना बढ़ जाना। ठीक है, जिस ताप पर कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है, अपने से डबल हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, तापमान गुणांक। ठीक है, याद रखिएगा, तापमान गुणांक में क्या करते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं, जिससे वह जो है रासायनिक अभिक्रिया 2 गुना हो जाता है। ठीक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले दिन आपके साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।